हम आगे बढ़ेंगे। और नाज़रीन, PTI हुकूमत ने इक़्तिदार संभालने से कबल अवाम से जितने भी वादे किए थे, बदकिस्मती से उन्हें अब तक पूरा करने में नाकाम दिखाई दे रही हैं, और उन्हीं वादों की फहरिस्त में मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी भी लाना शामिल था। अच्छा, इस हवाले से भी सूरत हाल कोई इत्मीनान बख्श अब दिखाई नहीं दे रही है। सेक्रेटरी सरमायाकारी बोर्ड का कहना है कि मुल्क में सरमायाकारी करने के लिए पुरकशिश मौक़े और सहूलियात मौजूद हैं। उन्होंने कारोबारी आसानियों की फराहमी के इंडेक्स में होने वाली नुमाया बेहतरी से भी आगाह किया। वैसे तो उनके बकौल सैमसंग जैसे बड़े ग्रुप्स जो हैं वो जल्द ही मुल्क में अपना कारोबार शुरू भी कर रहे हैं। ये सब कुछ होने वाला है। अच्छा हमजा, सरमायाकारी की अगर बात करें, बिल्कुल फ्यूचर में होने वाला, लेकिन सरमायाकारी की अगर बात करें, बोर्ड जो है वो गैर मुल्की सरमायाकारों को हर तरह की, उन्होंने कहा कि हम मुमकिन मुआवनत फराहम करने के लिए पुराज़्म भी हैं, और हुकूमत के दावे जो है वो अपनी जगह, लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ को, उन्होंने कहा कि हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें उनको देखना होगा। जो ये बता रहे हैं कि जो महंगाई है वो आसमान को छू रही है, जिससे लोगों के जो चूल्हे हैं वो ठंडे पड़ रहे हैं। डॉलर की बात करें, पेट्रोलियम की मसनूआत की बात कर लें, गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि उनकी कीमतें जो हैं वो बुलंद तरीन तारीख की सतह पर पहुँच गई हैं। अच्छा, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि मुल्क की 75% आबादी की आमदनी में खातिर खा इजाफा हुआ है। 75% आबादी बड़ी सोचने की बात है कि कहाँ से उन्होंने निकाली है। मेरा ख्याल है कि ये डॉलर्स में देखते हैं कि डॉलर्स की जैसे जैसे कदर बढ़ती चली जाती है उसी को मल्टीप्लाई करते जाते हैं रुपए के साथ, रुपयों में वो पैसे बढ़ जाते हैं। तो शायद इसीलिए कह देते हैं कि 75% जो आबादी है, फॉर्मूला जो हमजा तुमने बनाया ये भी थोड़ा डिफिकल्ट है, 75% आबादी की तरह ही। नहीं मतलब कि ऐसी है ना कि आपने ये कर लिया होगा कि जी कि अच्छा हम देख लें कि पर कैपिटा इनकम क्या है, एक शख्स कितने पैसे कमा रहा है, उसको डॉलर्स में लेके गए, डॉलर्स को पाकिस्तानी रुपयों में किया, तो कहा जी कि पहले तो चूँकि इतने पैसे रुपयों में इतने कमा रहे थे, अब रुपयों में ज़्यादा कमा रहे हैं, तो फिर इस तरह के चीज़ें निकाली जा सकती हैं। आमतौर पर अगर किसी शख्स के हालत को देखें, किसी शख्स के किचन को देखें, किसी शख्स के घर को देखें, तो ये सूरत हाल हमें नज़र नहीं आती। लेकिन यहाँ से एक और नुक्ता है जो है उसका भी आगाज़ होता है कि और बहस भी यहाँ पर शुरू होती है कि अगर गवर्नमेंट ये सोचती है वाकई कि 75% लोग ऐसे हैं कि जिनकी आमदनी में इजाफा हुआ है, यानी कि गवर्नमेंट इस मसले को मसला ही नहीं गर्दानती है, वो फिर महंगाई को महंगाई नहीं मानती है। लेकिन अगर हम आवाम को देखें तो आवाम इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल में, और हमें आवाम की तरफ से यही सिर्फ एक शिकवा है कि हमें जो मसला है इस हुकूमत से वो ये है कि महंगाई में कमी नहीं कर रहे हैं, कोई महंगाई को कंट्रोल करने के कोई मैकेनिज्म इनके पास मौजूद नहीं। खैर, अगर हम मिस्त्री और मजदूर की दिहाड़ी की बात करें तो कहते हैं कि जी फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि वो 3 गुना बढ़ गई है, और इन हालात में तो यही कहा जा सकता है फिर कि हुकूमत ने अब भी होश की नाखून अगर ना लिए तो अगले इंतखाबात में उसे फिर जवाब मिल जाएगा। जैसे हमने कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस देखे हैं, उनमें भी काफ़ी हद तक हम लोगों को नताइज जो है वो थे इस तरह के बंदा कहते हैं कि तौर पे हम पंजाब की सूरत-ए-हाल देख लें, स्टेट बैंक को इंटरवीन आखिरकार करना ही पड़ा है डॉलर के मामले पर। खैर, ये सारे मामले हैं, इन्हीं पर बात करेंगे। इकोनॉमिक काउंसिल के मेंबर हैं आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुलैरी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुलैरी साहब, अब बड़े एतराज़ात हो रहे हैं, पाकिस्तान में इस वक्त मुआशी लिहाज से गैर यकीनी की सूरत हाल है, बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, डॉलर बेकाबू है, कर्ज लेकर जी ज़खायर बढ़ाए गए ऐसा नज़र आता है। ऐसे में मुआशी बेहतरी के दावे किए जा रहे हैं, तो ये फिर कुछ बात समझ में नहीं आ रही। देखिए, इस वक्त एक गैर यकीनी सूरत हाल तो है, लेकिन हमें जहन में रखना है कि वो सिर्फ मुआशी गैर यकीनी नहीं है, पॉलिटिकल इकॉनमी एक कंसेप्ट है, और जो जियो पॉलिटिक्स इस वक्त खित्ते की डिस्टर्ब है उसकी वजह से भी गैर यकीनी सूरत हाल है। अफगानिस्तान की सिचुएशन जब तक सेटल नहीं होती और वहाँ पे एक ऐसी हुकूमत नहीं आती जिसको कि तस्लीम किया जाए बैनुल-अक़वामी तौर पे, तब तक ऑब्वियसली पाकिस्तान अफगानिस्तान का हमसाया होने की वजह से एक गैर यकीनी सूरत हाल से गुजरता रहेगा। आज अगर इन्वेस्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान का रुख नहीं कर पा रहे हैं, या पाकिस्तान में एकदम से डॉलर्स बाई करने का जो प्रेशर शुरू हुआ है इंपोर्टर्स के अलावा जिनको की ज़रूरत होती है डॉलर की, तो उसकी एक बड़ी वजह जो है वो अफगानिस्तान की सूरत हाल है, जो कि इस वक्त एक गैर अनसर्टेनिटी जो है वो क्रिएट कर रही है। जब आप कहते हैं डॉलर की कीमत में इजाफा और रुपये की कीमत में कमी, तो हमें थोड़ा सा ये जहन में रखना है कि मई 2019 के बाद इस वक्त जो डॉलर की कीमत है वो मार्केट मैकेनिज्म डिटरमिन कर रहा है, और ये ऊपर जाती है और ये कम भी होती है। आपको याद होगा पिछले साल अगस्त में भी ये 168 पे चली गई थी, उसके बाद मई 2021 में ये 152 रुपीज़, कल तक ये बहुत महंगी थी, आज कम से कम उसमें 90 रुपये जो है वो इंटर बैंक रेट में
कमी जो है वो नुमाया देखने में आई है। बिल्कुल। अच्छा सुलैरी साहब, अगर हम बात करें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की, वो तो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान में बिजली महंगी है और ऐसे में हम देखते हैं कि पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये की तजवीज़ के बरक्स 5 रुपये इजाफा कर दिया गया। ये किस बुनियाद पे किया गया और क्या आप नहीं समझते कि हुकूमत के पास कोई ठोस प्लान मौजूद है जिससे आवाम को रिलीफ दिया जा सके? देखिए, जाहिर पहली चीज़ तो है कि बिजली महंगी है। उसकी वजह यह है कि हम बिजली महंगी पैदा कर रहे हैं। अगर फ्यूल महंगा होगा, आलमी मंडी में फर्नेस ऑयल महंगा है, या आलमी मंडी में जब गैस की कीमतें बढ़ेंगी, इवन कोयले की कीमतें बढ़ेंगी, तो आपकी बिजली महंगी पैदा होगी। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बिजली महंगी है। और फिर IPPs के तहत जो मुआहदात किए गए हैं, जो टैरिफ हैं, वो भी इस वक्त महंगे हैं। जब तक वो रीनिगोशिएट नहीं होते, उस पर कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस भी पड़ते हैं, उस पर लाइन लॉसेस भी हैं, उस पर चोरी भी है, उस पर बिल भी प्रॉपर अदा नहीं होते, रिकवरी नहीं कर पाती है हुकूमत। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बिजली को महंगा कर रही हैं। रही बात पेट्रोलियम प्राइसेस की, तो पेट्रोलियम प्राइसेस में अगर आप देखें, जिस तेज़ी से आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, वही आपको रिफ्लेक्ट होगा। ओगरा ने 1 रुपये की तजवीज़ दी, हुकूमत ने 5 रुपये क्यों बढ़ाया? तो उसकी वजह यह है कि PDL में 2.5 रुपये का इजाफा हुआ है और इसी तनासब से जो GST है उसमें भी इजाफा हुआ है। जो बजटेड PDL है वो 30 रुपये पर लीटर तक जाएगा अभी PDL। लेकिन जाहिर है अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो कोई पागल हुकूमत होगी जो कि 30 रुपये पर लीटर लेवी ले। इस हुकूमत ने उसको अब 2.5 रुपये से 5 रुपये 68 पैसे पे किया है। तकरीबन उसमें 2.5-3 रुपये का इजाफा जो है वो हुआ है और वो आपको रिफ्लेक्ट होता नज़र आता है। और PDL जो है वो एक किस्म का कुशन है हुकूमत के पास का। खुदा न खास्ता अगर कल को एकदम से तेल की कीमतें बढ़े, तो आप ये भी तो देखें कि ओगरा जब 10 रुपये बढ़ाने का रिकमेंड करता है तो हुकूमत जो है वो 2 रुपये बढ़ाती है, या वज़ीर आज़म वीटो कर देते हैं, बिल्कुल नहीं बढ़ाती। तो ये भी दोनों साइडों पे हमें देखना होगा कि जब ओगरा ने कम की अगर रिकमेंडेशन की और 4 रुपये ज़्यादा बढ़ गया, तो हुकूमत कुशन अपने लिए क्रिएट कर रही है कि जब ओगरा 15 दिन के बाद अगर ज़्यादा की रिकमेंड करे कि जी 10 रुपये बढ़ाए, तो हुकूमत शायद उस वक्त 2 रुपये बढ़ाएगी या 3 रुपये बढ़ाएगी। ठीक है, यानी कि हुकूमत का दिल करता है रिलीफ दे दें, कभी दिल नहीं कर रहा होता कि रिलीफ दें, तो 1 रुपये की तजवीज़ होती है तो 5 रुपये बढ़ा दिया जाता है। फवाद चौधरी साहब ने कुछ बात की है, उस हवाले से भी आपसे जानना चाहेंगे। गुज़श्ता रोज़ दावा कर रहे थे कि 75% आबादी की आमदनी में खातिर खा इजाफा हुआ है। आप इक्तिसादी जो मुशावरती काउंसिल है उसके रुकन हैं, आपके पास इस हवाले से कोई अदाद शुमार हैं? क्योंकि अवाम की हालत देखें तो ऐसा नहीं लगता कि आमदनी बढ़ी यार, वो भी 75% की बढ़ गई। मेरा ख्याल है कि शायद इसको डाटा से वेरीफाई करना चाहिए। लोगों की पर कैपिटा इनकम जरूर बढ़ी है, आमदनी में इजाफा हुआ है, लेकिन उसी तरह से इनइक्वालिटी भी बढ़ी है। यानी ये कह सकते हैं वो जो पुराना मुहावरा है हिंदी का कि माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ, तुलसी राम गरीब की पूछे ना कोई बात। तो जिसके पास पैसा है उसके पास वाकईतन उसकी इनकम में इजाफा हुआ है। जो टॉप 20% क्वांटाइल में जो पाकिस्तानी है, जो अमीर हैं, रिचेस्ट 20%, उनके पास पाकिस्तान की कोई आधी दौलत है। तो जाहिर है जब वो बढ़ती है तो आधी तो उनके पास चली जाती है। बदकिस्मती से आपका जो लोअर सेगमेंट है, जो 40% निचले हैं, जो कम आमदनी वाले लोग, उनको हिट हुई है, उनकी आमदनी डेफिनेटली हिट हुई है, उनकी कुव्वत खरीद भी मुतासर हुई है। और यही वजह है कि वज़ीर ख़जाना ने आपको पिछले हफ्ते कहा कि टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी इस तबके को। एहसास प्रोग्राम का सर्वे कंप्लीट हो चुका है, लोगों का डाटा आ गया है, अब डाटा ट्रायंगुलेशन जारी है नादरा के साथ, FBR के साथ फिल्टर लगा के, तो आइडेंटिफाई करके जो भी थ्रेशोल्ड हुकूमत रखेगी तो उनको डायरेक्ट कैश सपोर्ट दी जाएगी। शुरू में जो ज़रूरी ग़िज़ाई अजनास हैं जैसे गंदम, खुर्दनी, तेल और चावल, लेकिन इसी तरीके से एक स्टेज पे एनर्जी पे भी टारगेटेड सब्सिडी डायरेक्ट कैश की सूरत में मिलेगी। तो हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जाने वाली है। तो वो जो है कि 75% अफराद की आमदनी में इजाफा हुआ है। मेरा ख्याल है कि शायद थोड़ा सा इसमें करेक्शन। अच्छा सुलैरी साहब, सरमायाकारों की अगर बात करें तो उनका एतमाद बढ़ाने के लिए हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है और मुस्तक़बिल करीब में कहाँ कहाँ बड़ी सरमायाकारी एक्सपेक्टेशंस हैं कि वहाँ पे हो सकती हैं? देखिए, जो इक़दाम आते हैं वो तो दो आपकी चीज़ें हैं ना। एक ये है कि जी यहाँ पे बिजनेस करना जो है उसको आसान बनाया जाए, जिसको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कहा जाता है। सही है कि जनाब अगर मुझे बिजनेस रजिस्टर करवाना है, अगर मुझे
वो चाहिए, मीटर कनेक्शन चाहिए, बिजली का मीटर, गैस का मीटर चाहिए, पानी का कनेक्शन चाहिए, कोई एनओसीज चाहिए, ये सारी जो चीज़ें हैं इनको आसान बनाना। अगर मुझे प्रॉफिट अपना जो है वो वापस भेजना है अपने मुल्क में जहाँ का मैं इन्वेस्टर हूँ, तो उसमें आसानी। अगर बिज़नेस बंद करना है तो उसमें आसानी। अगर कोई लिटिगेशन होती है तो उसको कितनी तेज़ी से वो रिजॉल्व हो सकती है। तो एक तो इन चीज़ों को बेहतर बनाना, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, हुकूमत जब से आई है इस पे काम कर रही है और आप देख रहे हैं कि इसमें बतदरीज ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में इजाफा हुआ है। दूसरा है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, इसको बेहतर बनाना कि ये सारी चीज़ें करने की जो लागत है इसको भी कम किया जाए। ये ना हो कि मीटर लगवाने के मुझे पैसे अलहदा से देने पड़ रहे हैं रिश्वत की शक्ल में, एनओसी के किसी और को देने पड़ रहे हैं। हर जगह पे जो काम है अगर वो बहुत महंगा है, अगर सुर्ख फीते का शिकार है, अगर यहाँ पे इम्पोर्ट ड्यूटियाँ बहुत हैं, अगर बाकी जो लेजिटिमेट चार्जेस हैं जो इलीगल पेमेंट्स के अलावा वो बहुत आई हैं, तो ज़ाहिर है मेरी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस उतनी बढ़ेगी। तो ये दो चीज़ें साइड बाय साइड चलेंगी। सही है। आबिद फिलहाल से बहुत आपका सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और मुआशी जो हालात हैं उस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कुछ मौसम की बात करेंगे, आज मैच होने जा रहा है तो उस हवाले से मौसम जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कहीं रावलपिंडी में खास तौर पर बारिश तो नहीं होने वाली है। तो सरदार सरफराज साहब डायरेक्टर महकमा मौसमियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। वैसे तो आपसे मौसम जानते रहते हैं, कल भी आपसे बात हुई थी, लेकिन आज जानना बहुत ज़्यादा है कि मैच में कोई रुकावट तो नहीं आने वाली है? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। नहीं, कोई ऐसा ख़ास वेदर नहीं है, बस वो बिल्कुल हमारा जो इंडिया के साथ लगता है या कश्मीर के साथ जो बॉर्डर है ना आपका सियालकोट नारोवाल, उस एरिया में कमी हो सकती है। तो बाकी मौसम ठीक रहेगा। 20 तारीख से 20 सितंबर से पहले कोई ऐसी ख़ास बारिश नहीं है कहीं भी। सही। अच्छा सरदार साहब, दूसरे स्पेल के हवाले से बताइएगा। आपने कहा था एक दो जो दिन है उनके वक्फे के बाद दोबारा जो है सेकंड स्पेल जो है वो भी आएगा, तो वो कब तक अब एक्सपेक्टेड है? जी देखिए, अगर हम नॉर्थ की बात करें ना तो वो मैं बता रहा हूँ आपको कि 20 तारीख से 20 सितंबर से इसकी आफ्टरनून या शाम से फिर चांसेस होंगे अगर कुछ मानसून दाखिल होना शुरू होंगी तो फिर वो स्पेल ऑन एंड ऑफ मेरे ख्याल में 23 तक चलेगा। अच्छा। और साउथ की बात करें सिंध की तो यहाँ 23 से फिर कुछ मानसून का दोबारा रुख इधर होगा सिंध की तरफ, तो यहाँ 23 और 24 को इम्कान होगा किसी जगह में स्कैटर्ड सी बारिश है, कोई इतनी ज़्यादा हैवी नहीं है जी। ठीक है। सरदार साहब ये बताइएगा कि इसको हम आखिरी स्पेल समझें कि ये मानसून का शायद आखिरी स्पेल होगा या इसके बाद भी कोई स्पेल मुतवक्किल है? देखिए मानसून वैसे तो उम्मीद है कि सितंबर के बिल्कुल एंड तक जाएगा और आखिरी नहीं कह सकते, इसलिए कि ये तो मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 23 या 24 तक होगा, प्रिवेल करेगा। और उसके बाद फिर एक आध और खासकर नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा सरदार साहब, कराची के मौसम के हवाले से भी ज़रा बता दीजिएगा। कराची में पिछले 3-4 दिन से जो शदीद गर्मी पड़ रही थी, आज उसमें कमी आ जाएगी इंशाल्लाह, इसलिए कि जो वो गुजरात वाला लो प्रेशर था वो आगे समंदर की तरफ मूव कर गया, वीक भी हो गया काफ़ी और समंदर की तरफ मूव कर गया। तो अब आज दोपहर से सी ब्रीज बहाल हो जाएगी और फिर वैसे तो डायरेक्शन वाइज तो अभी भी सी की तरफ से विंड की डायरेक्शन है, लेकिन कोई ऐसी खास स्पीड नहीं है, तो हब्स वाला मौसम रहेगा अभी, लेकिन आफ्टरनून में फिर बेहतर हो जाएगा और टेम्परेचर अब 36-37 इस रेंज में आज रहेगा और आने वाले कल और उसके बाद तो फिर और नीचे आएगा, 34-35 की रेंज में रहना चाहिए। ठीक है, गर्मी का कुछ जोर टूटेगा कराची में। बहुत शुक्रिया आपका सरदार सरफराज साहब, पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और मैच के दौरान बारिश के इम्कानात मौजूद नहीं है तो अच्छा मैच हो सकता है। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।